अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने पाथ कवरेज के ऊपर बात की और साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी पे बात की। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को देखेंगे। तो ओवरव्यू ले लेते हैं, हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है। हम इस पर्पस के साथ अपने सॉफ्टवेयर को एवेलुएट करते हैं कि हम उसके अंदर से कोई ना कोई एरर्स आइडेंटिफाई कर सकें, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास अब एक टेक्निक है, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। ब्लैक बॉक्स में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हमें पता होनी चाहिए, हम उनको स्टडी करेंगे, उसकी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमारी इनपुट क्या है। इनपुट की बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट अकर होगा। ये जो इवेंट अकर हो रहा है ये हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है। वी डोंट नो कि इसके अंदर एक्चुअल में किस तरह से प्रोसेस चल रहा है और हमारी आउटपुट आएगी। तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है जिसको हम रीड करके समझ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसकी बेसिस पे हम अपनी इनपुट्स डिसाइड करेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या जो भी रिक्वायर्ड इवेंट है वो वही आउटपुट दे रहा है जो कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप के एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शनलिटीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरफेस से रिलेटेड एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटाबेसेस से रिलेटेड डेटा को एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परफॉर्मेंस और टर्मिनेशन या इनिशियलाइजेशन, इस तरह के जितने एरर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर सकेंगे। और बेसिकली सिस्टम फुली ऑपरेशनल है कि नहीं, ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं विद द पर्पस कि हम जो डिफेक्ट्स हैं उनको देख सकें। जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग से डिफरेंट तरह के एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम, और ये लेटेस्ट स्टेजेस में की जाती है। वाइट बॉक्स पहले की जाती है, बाद में ब्लैक बॉक्स जब सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है उस टाइम पे हम करने की कोशिश करते हैं। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है इसके अंदर जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं वो बेसिकली उनका पर्पस होता है कि जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसको वो सप्लीमेंट करें। अब जो इसके टेस्ट केसेस हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, वो किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन है, हमारे पास बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, कॉज इफेक्ट ग्राफ है, एक और एरर गेसिंग है। हम जो इस लेक्चर के अंदर तीन चीज़ें देखेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड एरर गेसिंग। अब इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन के अंदर हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है। बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो 100% एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है, जो एब्सोल्यूट टेस्टिंग है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो जितनी भी इनपुट डोमेन है हमारे पास वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, हम क्या करते हैं उसको पार्टीशन कर लेते हैं इन फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस और उसकी बेसिस पे हम टेस्ट केसेस को ड्राइव करते हैं। अब ये जो क्लास होती है एक बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ अ सेट होता है जो कि कलेक्शन ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम इस कलेक्शन के अंदर से अगर एक इनपुट के ऊपर वैलिडेशन कर लेते हो तो हम कहते हैं इस क्लास के अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं ये सब के लिए वैलिड होगा। तो अब एग्जाम्पल के साथ इसको देखने की कोशिश करते हैं। जब हमने किसी भी इनपुट कैटेगरी के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी है तो हम दो तरह की क्लासेस बनाएंगे, एक होंगी वैलिड इक्विवेलेंट क्लासेस और एक होंगी इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस। और जो बेसिकली होगा ये स्पेसिफिकेशन की बेसिस पर डिफाइन होंगी। जो आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं ये क्लासेस उस स्पेसिफिकेशन की बेसिस पे होंगी। और एक जो इसके अंदर पॉइंट है कि हम अगर बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस की तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ को हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब लेट्स से अगर हमारी इनपुट इस तरह की वैल्यू जो कि रेंज फॉर्म में है, जिस तरह लेट्स से कि कहते हैं कि जो आइटम्स है कैन बी फ्रॉम 1 to 999। इस केस के अंदर हमारी जो वैलिड इक्विवेलेंस क्लास होगी उसके अंदर हमारे अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जो आइटम काउंट है फ्रॉम 1 to 999 उस तक। जो इनवैलिड रेंज होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 और उससे नीचे जितनी चीज़ें हैं, और 999 से ऊपर जितना काउंट है। ये दो, एक नेगेटिव साइड पे इनवैलिड क्लास है और एक पॉजिटिव साइड पे इनवैलिड क्लास है, और वैलिड क्या है इसके दरमियान में है। तो जब हमने टेस्ट करना होगा तो एक वैल्यू हम डालेंगे इनवैलिड क्लास से जो लेस देन 1 का काउंट है, तो लेट से हम 0 डाल देते हैं, -1 डाल देते हैं, हमारी मर्जी है। अगर उस पर एरर आना चाहिए कि आइटम डू नॉट एग्जिस्ट, तो वो अगर एरर आता है इसका मतलब भाई इसके नीचे जितनी वैल्यूज हैं उन सब के लिए यही आंसर आएगा। और लेट्स से ग्रेटर देन के लिए हम चेक कर लेते हैं 2000, हमने 2000 को डाला और वो कहता है कि 2000 तक कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या है, एरर एग्जिस्ट करता है, विच इज़ फाइन क्योंकि ये एक इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास है। और वैलिड के लिए हम कोई भी इनपुट कर देते हैं, लेट्स से 5 किया, 5 पे वो कहता है ओके आइटम फाउंड, तो इसका मतलब है ये वैलिड क्लास के लिए जितनी वैल्यूज हमने डिफाइन किया है ये ठीक आंसर करेगा क्योंकि ये वैल्यू सबको रिप्रेजेंट कर रही है।
अगर आपकी जो इनपुट है वो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, ठीक है, लाइक जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि 1 through 6 ओनर्स कैन बी लिस्टेड फॉर द ऑटोमोबाइल, तो इस केस में हमें 1 वैलिड क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, और 2 इनवैलिड क्लासेस बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 of 6 ओनर्स, तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से 1 से 6 लोग हो सकते हैं, तो एक जो वैलिड क्लास होगी उसके अंदर हम 1 से 6 में कोई वैल्यू लिखेंगे, इनवैलिड के अंदर हम नो ओनर चेक करेंगे, और एक और इनवैलिड क्लास क्या बनेगी जब 6 से ज़्यादा ओनर होंगे, तो फिर हम 3 टेस्ट केसेस लिखेंगे, एक को हम लेंगे वैलिड क्लास से और 2 को लेंगे हम अलग अलग इनवैलिड क्लासेस से। जब हम उनको टेस्ट करेंगे, अगर हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये पूरी इनपुट्स के अगेंस्ट ठीक वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है जब हमारे पास स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम एक प्रोग्राम है जहां पे देख रहे हैं व्हीकल्स को स्टडी कर रहे हैं, और हम कहते हैं जो व्हीकल टाइप है कैन आइदर बी अ बस, ट्रक, टैक्सी, कैब, पैसेंजर और मोटरसाइकिल। तो इस केस में हमारे पास 2 इक्विवेलेंट क्लासेस बनेंगी। जो वैलिड इक्विवेलेंट क्लास होगी उसमें ये सारे आइटम होंगे, और इनवैलिड के अंदर हम कोई भी अदर इनपुट ले सकते हैं। इनवैलिड के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेलर ले लेते हैं तो वो अगर इनवैलिड का रिजल्ट देता है तो फाइन, किसी भी इनवैलिड वैल्यू के लिए ये वर्क करेगा। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, जहां पे मस्ट बी की सिचुएशन आ जाती है कि लेट से आपके पास है, पासवर्ड्स में यूजली होता है कि लेट से स्टार्ट किसी आइडेंटिफायर के साथ होगा या किसी कैपिटल लेटर के साथ होगा। इस केस पे भी हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी। जो वैलिड क्लास है इक्विवेलेंस, उसके अंदर हमारे पास लाजमी स्टार्ट वो एक लेटर से कर रहा होगा, और जो इनवैलिड क्लास होगी वहां पे वो लेटर से स्टार्ट नहीं कर रहा होगा। तो अब हमारे पास ये डिफरेंट तरीके आगे हमने डिफाइन कर लिया कि रेंज के केस में हम क्या करेंगे। कंटिन्यूस जब रेंज होगी, जब हमारे पास स्पेसिफिक नंबर होगा उस केस में हम क्या करेंगे, अगर स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट है तो क्या करेंगे, और अगर मस्ट बी की कंडीशन है इनपुट पे तो हम क्या करेंगे। यही हमारे पास यूजली इनपुट्स होती हैं जो कि हम हैंडल करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब इन सब इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए अगर हम एक टेस्ट केस लिखेंगे तो दैट वुड बी इनफ, हम उसकी बेसिस पे अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं। और अगेन ब्लैक बॉक्स में जो ये मेथड्स हैं इनका बेसिकली एम क्या है कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करे ऑफ टेस्टिंग, कि कम टेस्ट के अंदर हम अच्छी चीज़ वैलिडेट कर सकें, और ये कवरेज को भी इम्प्रूव करते हैं। अब जो इक्वल्स क्लास पार्टीशन है उसके अंदर बस यही चीज़ें लिखी हुई हैं, दोबारा से उसको समराइज किया हुआ है कि हर जो भी इनपुट है उसके लिए हमें वैलिड और इनवैलिड क्लासेस बनानी पड़ेंगी, और दोनों का एटलीस्ट एक एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये फिर एक एग्जांपल दी हुई है, और साथ में ये कहा गया है कि जब भी इनवैलिड केसेस आपने रन करने हैं तो एक केस आपने एट अ टाइम एग्जीक्यूट करना है ताकि आप उसके इफेक्ट्स को स्टडी कर सकें। अब जब रिसर्चर्स से उन्होंने टेस्टिंग को हैंडल करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि फाइन, जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम पूरी क्लासेस को वैलिडेट कर सकें, बट जो एक्चुअल एरर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं वो यूजली बाउंड्री वैल्यूज़ के ऊपर होते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक है जो कि इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन को इन्हांस करती है, जो कि है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि आपकी जो भी आपने क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं उसकी बाउंड्री वैल्यूज़ को हम टेस्ट करेंगे, और अगर बाउंड्री वैल्यूज़ के लिए वो हमें सही आउटपुट दे रहा है तो उस केस में हम कहेंगे कि ओके अब हमारी एप्लीकेशन ठीक वर्क कर रही है। अब जो भी इनपुट फील्ड वगैरह है उनके लिए हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीवीए भी बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल में क्या है कि लेट से हमारे पास एक एड्रेस है जिसके अंदर 500 कैरेक्टर्स अलाउ हैं इनपुट के। तो अगर हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम हमारे पास होगा 1, मैक्सिमम है 500। हाइपोथेसिस है वैसे एड्रेस मिनिमम 1 का नहीं होता, आप मिनिमम एटलीस्ट 20-25 रखते हैं, लेकिन लेट्स से मिनिमम हमारे पास 1 है। तो हम पहले इसको टेस्ट करेंगे विद नो कैरेक्टर, फिर 1 कैरेक्टर, फिर 2 कैरेक्टर। उसके बाद जो उसकी अपर लिमिट है वहां हम चेक करेंगे 499 कैरेक्टर्स, 500 कैरेक्टर्स एंड 501 कैरेक्टर्स। और बीच में अगर आप चाहें तो एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं होती लेकिन लोग लेते हैं। ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, इसके अलावा जितनी इनपुट्स हैं वो सब की सब वैलिड है। तो वैलिड इनपुट्स के लिए उसको सही आउटपुट बताना चाहिए कि वो सही आउटपुट दे रहा, वरना वो नहीं दे रहा। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है कि एक रिक्वायरमेंट की इनपुट क्या होगी और किस टाइप की होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्पेसिफिकेशन से मिलेगी। एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बड़े ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं और कम टाइम और कॉस्ट में हम मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं जो हम करना चाहें। जो फजी क्राइटेरिया होता है कि हम रैंडम इनपुट्स दे के अपनी एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है। हमारे पास स्पेसिफिक एक टेक्निक है जिससे हम अपना टेस्ट डेटा जनरेट कर सकते हैं, और अगेन हम अपने प्रोग्राम की वर्किंग वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक्स।
उसके अलावा हमारे पास एरर गेसिंग है। एरर गेसिंग में सिंपली क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका होता है, तो दे एक्चुअली नो के एरर किस तरह के आ सकते हैं, तो उनके पास लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स होता है जिसके अगेंस्ट वो एरर गेसिंग कर सकते हैं। तो टेस्टिंग फेज के अंदर जब हम टेस्ट प्लान बना रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं टेस्टिंग एक्टिविटीज और स्केड्यूल्स को। उसके अलावा टेस्ट प्लान के अंदर हम टेस्टिंग के टास्क को जितने असाइनमेंट्स हैं कि कौन कौन करेगा वो करते हैं। देन टेस्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं कि हम किस स्ट्रेटजी से टेस्ट कर रहे हैं, उसी बेसिस पर टेस्ट मॉडल क्रिएट होता है। उसके बाद टेस्टिंग मेथड और क्राइटेरिया डिफाइन होता है। जो भी रिक्वायर्ड टूल्स हैं, अगर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप वो करते हैं, हम आगे अभी ऑटोमेटेड टेस्टिंग पे भी बात करेंगे। देन उसके बाद प्रॉब्लम ट्रैकिंग के आपने बग आइडेंटिफाई कर लिया और वो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अब उसकी बेसिस पे क्या एक्शन होंगे, और टेस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन भी टेस्ट प्लान के अंदर की जाती है। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होती है कि हम मैनुअल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, हम ऑटोमेटिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, और सेमी ऑटोमेटिक अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं कि आधा ऑटोमेटेड करें और आधा मैनुअल करें। तो हम क्या करते हैं, बेसिक एक्टिविटी जब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, टेस्ट फेज के अंदर होते हैं, टेस्ट केस सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्री कंडीशंस को सेटअप करते हैं, उसके बाद जो भी टेस्ट डेटा होता है उसको सेटअप करते हैं एक टेस्ट केस के लिए। उसके बाद जो भी प्रोसीजर लिखा होता है, जो फ्लो लिखा होता है, उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद रिजल्ट को टैकल करते हैं, फिर देखते हैं पोस्ट कंडीशन वही थी जो हमने एक्सपेक्ट की थी, अगर है तो ट्रू, वरना अगर प्रॉब्लम है तो बग को रिपोर्ट करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं पूरी एग्जीक्यूशन को। तो ये एक एग्जांपल है विंडोज़ कैलकुलेटर की कि हमारे पास उसका यूज़ केस गिवन है, हमने एक्टर पर्पस और उसके यूज़र एक्शन और सिस्टम रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं सब के सब। अब ये उसका एक एग्जाम्पल टेस्ट केस है। हम टेस्ट केस में क्या लिखते हैं, एक टेस्ट केस आई होती है, और उसके बाद आइटम क्या है कि ऐड नंबर का फंक्शन है जो हम करना चाह रहे हैं। टेस्ट केस किस बंदे ने लिखा है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी डेट को लिखा गया, टाइप क्या है, ऑटोमेटेड या मैनुअल है, किस प्रोडक्ट के लिए ये टेस्ट केस लिखा हुआ है, और कौन से वर्जन के अंदर ये टेस्टिंग की गई है, ये सारी प्री मेटा डेटा हम देते हैं। उसके बाद टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन क्या है कि कोई भी 2 नंबर इनपुट किए जा सकते हैं, और प्रोसीजर क्या है कि आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप उसने स्टेप्स बताए हुए हैं। प्री कंडीशन क्या है, कैलकुलेटर ओपन, और पोस्ट कंडीशन क्या है, रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड आउटपुट आप मेंशन करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो एक्चुअल आउटपुट भी लिखते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल आउटपुट क्या आया, और फिर कंपेयर करते हैं और आप बताते हैं कि आपको एक्चुअल आउटपुट आया कि नहीं। लेट्स से अगर बग पकड़ा जाता है तो बग रिपोर्ट किस तरह किया जाता है, यूजली इसके लिए ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, ये मैनुअली भी काम किया जाता है। प्रॉब्लम आईडी आप लिखते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं, और जिस वर्जन में वो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो वर्जन मेंशन करते हैं। फिर आप टेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप को आइडेंटिफाई कर सकें उससे और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकें कि कौन सा टेस्ट केस उसने रन किया था, क्या टेस्ट स्टेप्स उसने फॉलो किए थे और उसको प्रॉब्लम आया था। तो उसने जब किया था तो ये जो प्रॉब्लम टाइप है ये कौन सा है, रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई किया है, डिज़ाइन का किया है या कोडिंग का किया है। तो क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है तो यूजली कोड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगे। और उसके अलावा उसका सिवियरिटी लेवल क्या है, फाटल है, मेजर है, माइनर है। तो उसने कहा एक मेजर एरर है कि एप्लीकेशन के मेजर फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम। फाटल का मतलब है कि एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करेगी, और क्या है कि आपके जो एडिशन नंबर्स हैं वो सही रिजल्ट नहीं दे रहे, और बाकी अगर कॉज एनालिसिस आपने किया तो आप एडिशनली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। अगर आप मुझसे इसको वैलिडेट करवाना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, कि आपके पास एक छोटा सा सिनेरियो गिवन है और आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी है और बाउंड्री वैल्यू के अगेंस्ट टेस्ट केसेस लिखने हैं। अगर आप 1-2 लिख लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, आप का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा। एक तो यहाँ पे आप वीडियो रोक के ये टास्क नोट कर लें, एंड लेट मी नो अगर आपने किया तो मुझसे ये वेरीफाई करवा लें। अब जो हमारी एग्जीक्यूशन टाइप है, हम 2 तरह से अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक तो है मैनुअल टेस्टिंग और एक है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हम बेसिकली सब चीज़ें मैनुअल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसके अंदर हमें किसी भी टेस्टिंग टूल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट हमें टेक्निक्स ज़रूर पता होने चाहिए। और हमारा मेन फोकस इसमें भी क्या होगा कि हम बग्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब मैनुअल टेस्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है, ब्लैक बॉक्स में भी की जाती है, वाइट बॉक्स में भी, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इन सब जगह पे मैनुअल टेस्टिंग की जा सकती है। अब मैनुअल टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम अपनी जो भी सिस्टम एप्लीकेशन अंडर टेस्टिंग है उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइडलाइंस को रीड करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम अपने टेस्ट केसेस को ड्राफ्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि मेंशन है आपके SRS के अंदर। देन आप क्या करेंगे, आप उनको रिव्यू करवाएंगे अगर आपका कोई टीम लीड है या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। देन अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे गिवन द टेक्निक जो कि हम स्टार्ट से अभी तक पढ़ते आए हैं।
बग्स को रिपोर्ट करेंगे, और जब बग्स फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद एक रिग्रेशन टेस्टिंग होती है जहाँ पे आप देखते हैं कि आपने जो चीज़ें टेस्ट की हैं वो ठीक हुई हैं कि नहीं। अगर वो ठीक होगी हुई हैं तो फाइन, आप फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग मैनुअल टेस्टिंग, उनको बस्ट कर लेते हैं। पहला मिथ तो ये है कि कोई भी मैनुअल टेस्टिंग कर सकता है। इट्स नॉट ट्रू। अगर आपको टेस्टिंग टेक्निक्स नहीं आती तो आप उस केस के अंदर फिर अच्छी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, एंड यू कैन नॉट एश्योर कि कितनी सर्टेन प्रोबेबिलिटी है कि आपका एप्लीकेशन सही वर्क करेगा। उसके अलावा आप टेस्टिंग से, मैनुअल टेस्टिंग से 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट इंश्योर कर सकते हैं। दिस इज अ मिथ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने देखा है कि बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर 100% कवरेज पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कवरेज नहीं पॉसिबल तो 100% डिटेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज मोर पावरफुल देन मैनुअल टेस्टिंग, ये मिथ रॉन्ग है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग हेल्प और असिस्ट करती है मैनुअल टेस्टिंग में। देयर आर सम थिंग्स जो कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग में टेस्ट नहीं हो सकती, उसके लिए आपको मैनुअल टेस्टिंग ही करनी पड़ती है। एंड टेस्टिंग इज इजी। ये अगर आपको कभी टास्क मिलेगा तो इंशाल्लाह वी विल नो कि ये कितनी ईजी है। अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग की बात करते हैं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम कोई ना कोई ऑटोमेशन टूल यूज़ करेंगे जो कि हमारे टेस्ट केसेस जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और हमारे पास क्या फ़ायदा है इसका कि लेट से हमने कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, अब हमें दोबारा से टेस्ट करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ रनिंग दैम मैनुअली हम टूल रन कर देंगे तो वो सारे टेस्ट केसेस को खुद ब खुद 1 बाय 1 रन करेगा और उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेगा। तो मैनुअल लेबर जो है वो हमारी कम हो जाती है। और एक मिथ हमने अभी बस किया, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक फंडामेंटल है, वो क्या है, क्या 100% ऑटोमेशन टेस्टिंग इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। तो हम ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्यों करते हैं हम? क्योंकि नेगेटिव सिनेरियोज और इस तरह की चीज़ों को टेस्ट करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगता है। तो वो अगर हम ऑटोमेट कर दें तो हमारा टाइम बचता है। और उसके अलावा ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप रात को लगा के सो जाएं, सुबह उठ के देखें आपकी एप्लीकेशन टेस्ट हुई होगी अगर आपने अच्छे टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस इंक्रीज। ऑफ कोर्स हम मैन्युअली चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट्स को। सिस्टम में ये काम काफ़ी तेज़ी से होता है। टेस्ट कवरेज हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ऐसे टेस्ट केसेस भी रन कर सकते हैं जो यूजुअली हम मैनुअल नहीं कर सकते। और मैनुअल यूजुअली जब आप बार बार सेम चीज़ को टेस्ट करें तो इट बिकम्स बोरिंग और फिर एरर होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग में कम हो जाते हैं। अब किस तरह की चीज़ों को आपको ऑटोमेट करना चाहिए? आपके जो हाई रिस्क और बिजनेस क्रिटिकल टेस्ट हैं, ऐसी फंक्शनैलिटीज़ जो कि बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं, कोर केसेस हैं आपके, आपने उनको चेक करना है। ऐसे टेस्ट केसेस जो कि आपको लगता है कि बार बार एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, उनको आप ऑटोमेट करते हो। और जो मैनुअली डिफिकल्ट टू परफॉर्म है, लेट से पाथ ज़्यादा बन रहे हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको ऑटोमेट कर दें। और जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं आपके पास, अब इसका प्रोसेस क्या होता है? ऑटोमेटेड टेस्टिंग आप सबसे पहले एक टूल सेलेक्ट करते हैं, उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, प्लानिंग एंड डिज़ाइन करते हैं, एंड देन टेस्ट एग्जीक्यूशन होती है और फिर मेंटेनेंस होती है। अब ये आपको टेबल दिया आपकी हेल्प के लिए जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, सिर्फ टूल को इनिशिएट करते हैं, बाकी काम आपका टूल करता है। आपकी स्किल चाहिए, आपको लेबर वर्क चाहिए, लॉन्ग डे लॉन्ग टाइम चाहिए। यहाँ पे क्या आपके पास टाइम और कॉस्ट सेव होती है, मैन पावर सेव होती है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की जो टेस्टिंग है, ठीक है, वो मैनुअली आपके डिफरेंट सूट्स के साथ की जाती है। और यहाँ पे सिर्फ स्टेबल सिस्टम्स की जा सकती है। और मोस्टली आप ऑटोमेशन यूज़ करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए। मैंने आपको अभी रिपीट किया कि जहाँ पे आपको दोबारा से एप्लीकेशन बन चुकी है फिर से उसको चेक करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज़ करेंगे। और जब ये रिपीटेटिव हो जाती है और बोरिंग हो जाती है, ये इसका प्रॉब्लम है मैनुअल टेस्टिंग का। और यहाँ पे क्या है कि आप इस हैसल से बच जाते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। अब एक टूल है कैटालॉन स्टूडियो, जो कि टेस्ट ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी क्योंकि लैब नहीं है और इस तरह की चीज़ नहीं है तो आपको टूल मैं करवा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू ज़रूर दे देता हूँ। तो ये एक ऑटोमेशन टूल है जो कि वेब के लिए, एपीआईज के लिए, मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन सबके लिए यूज़ किया जा सकता है, सबके लिए अवेलेबल है। इट्स अ फ्री टूल जो कि आप अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बिल्ड इन कीवर्ड्स हैं और ये सेलेनियम पे बेस करता है, तो सेलेनियम फ्रेमवर्क की जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैनुअल स्क्रिप्टिंग जो की जाती है आप वो इसके अंदर भी कर सकते हो। इट इज़ ईजी फॉर द बिगनर्स क्योंकि आपका ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिक एंड रिकॉर्ड वाला स्टफ है, तो ये बहुत ईजी है यूज़ करना। और इतनी ज़्यादा लाइक 55 के कंपनीज प्लस के अंदर कैटालॉन एज अ ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल यूज़ हो रहा है। ठीक है।
आप जो कैटालॉन के अंदर टेस्ट केसेस लिख सकते हो वो स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हो, अगर आपको नॉलेज है कि सेलेनियम पे टेस्ट किस तरह लिखे जा सकते हैं तो ये उसको भी रिकॉर्ड करता है। और उसके अलावा रिकॉर्ड एंड प्ले का फीचर भी है। रिकॉर्ड एंड प्ले के फीचर में क्या होता है कि आप रिकॉर्डर का बटन ऑन करते हो, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो भी काम कर रहे होते हो ये उस पूरे प्रोसेस को कॉपी कर लेता है और आप इनपुट्स चेंज करके एक टेस्ट बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो रिकॉर्ड एंड प्ले फीचर के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप बेसिकली क्या करेंगे, जब आप टूल डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपके पास एक न्यू टेस्ट केस का बटन होगा, उस पर आप ओके करेंगे, आपके पास एक एम्प्टी टेस्ट केस होगा। रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे, आपको एक रिकॉर्ड डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी वेबसाइट का कौन से फीचर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो फिर जब आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर अपने सारे टेस्ट अपने ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके करेंगे। लेट्स से आपने फ्लेक्स खोला, लॉगिन के अंदर कुछ डाला, पासवर्ड में कुछ डाला, ओके किया और फिर आपने एंड पे उसको सेव कर दिया, तो आपकी सारी की सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। आपने जब उसको स्टॉप किया तो आपके वो सारे स्टेप जितने भी हैं वो उनको सेव कर लेता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एक इसके अंदर बन जाती है जहाँ पे जाके आप इनपुट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और उसके अंदर अपनी मर्जी के इनपुट्स डाल सकते हो। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने रिकॉर्डेड टेक्स्ट को रन पे क्लिक करके री एग्जीक्यूट कर सकते हो बार बार। और दैट्स वेरी इजी। मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया ऑफिशियल कैटालॉन स्टूडियो का, ताकि आप इजीली रिकॉर्ड एंड प्ले देख सको। ये चीज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उनको आंसर करूँगा इन लास्ट 15 मिनट्स। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।